नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 जिसका एग्जामिनेशन 14 नवंबर 2021 का हुआ है, उसके सेट सी के क्वेश्चन नंबर 104 से 134 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व के क्वेश्चन हमने 4 वीडियोज में ऑलरेडी डाल दिए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्वीफर इज पॉपुलरली नॉन एज। इरिगेशन से ग्राउंड वाटर का क्वेश्चन है और आप अनकन्फाइंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्चार्ज के लिए पूछा गया है, जिससे हम डिस्चार्ज भी निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी निकालते हैं। तो जो ड्यूपिट है, ड्यूपिट इक्वेशन पहले अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए आया था। ड्यूपिट इक्वेशन जो है आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए था, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। जबकि थीम इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका थीम्स इक्वेशन आपका कन्फाइंड एक्वीफर के लिए, कन्फाइंड एक्वीफर के लिए। लेसी इक्वेशन, लेसी इक्वेशन आपका डिजाइन ऑफ रेजिम चैनल के लिए है और ब्रिज थ्योरी आपकी सीपेज प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन बी अपना करेक्ट हुआ। इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम द वाटर प्रेशर एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ वेयर HW इज द हाइट ऑफ वाटर इन मीटर। वैसे तो क्वेश्चन में वाटर प्रेशर पूछा गया है, यदि डैम है ये और डैम में वाटर है तो इस डैम के ऊपर ही वाटर प्रेशर लगता है और हाइट ऑफ वाटर दी हुई है HW। वाटर प्रेशर की जहाँ तक बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वाटर प्रेशर टॉप पर 0 रहता है और नीचे क्या रहता है, गामा W इंटू H, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई HW। और ये जो टोटल प्रेशर लेंगे 1/2 इंटू HW इंटू गामा HW, ये कहाँ पे एक्ट करता है, बॉटम से HW/3 और टॉप से यदि स्टिल वाटर की सरफेस उसमें पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका 2/3 HW, जबकि ये ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल एग्जामिनर अपने से पूछना चाहता है कि वेव प्रेशर कितना है, वेव प्रेशर, और उन्होंने लिख दिया है आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं वेव प्रेशर के। और वेव प्रेशर भी वाटर की वजह से लगता है, जो वाटर में वेव क्रिएट होती है। ये डैम है और जब आपकी विंड चलती है तो ये आपकी क्या है, वेव जनरेट होती है। ये स्टिल वाटर की यदि आपकी डेप्थ है तो ये जो वेव प्रेशर है PW, ये कहाँ पर एक्ट करता है, स्टिल वाटर से 3/8 HW, मीन्स ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो वेव प्रेशर के हिसाब से 3/8 HW, यदि आप उसको वाटर प्रेशर मानते हैं तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपीज 18 lakhs and expected life is 60 years. Salvage value of the property is rupees 75,000. Depreciation per year using straight line method would be. Depreciation और किस मेथड से निकालना है, बहुत सारे मेथड होते हैं, तो सिंपलेस्ट मेथड होता है डेप्रिसिएशन निकालने का स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन डी इज गिवन बाय इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, उस मशीन या उस एसेट की कितनी जिंदगी है। तो डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट दी हुई है 18 लाख माइनस साल्वेज वैल्यू 75,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 60। इसको सॉल्व करेंगे 17,25,000 डिवाइडेड बाय 60 और ये वैल्यू आ जाती है अपनी 28,750 रुपीज़। तो पर ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा एसेट्स में वो रहेगा आपका 28,000 ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन। टर्नओवर की बात करते हैं तो साल में जितनी एनुअल सेल्स होती है और आपने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यही रेशियो क्या कहलाता है, आपका टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड। रिवाइज्ड एस्टिमेट भी एक डिटेल्ड एस्टिमेट है जिनको हम 3 कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं। पहले कंडीशन होती है जब व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट इज एक्सीडेड बाय मोर देन 50%। तो यही अपने से पूछा है कि आपका ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट जितना है उससे अपना एक्सपेंडिचर यदि 5% से ज़्यादा हो जाए तो रिवाइज्ड एस्टिमेट। सेकेंड केस रहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन वर्क एक्सीड, यदि वर्क पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन जितना मिला है उससे यदि 10% से ज़्यादा हो जाता है तब भी रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। तीसरी कंडीशन है कि व्हेन देयर इज मटेरियल डेविएशन, यदि हम कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफिकेशन में मटेरियल दिया है उसका मटेरियल चेंज करते हैं और यदि कॉस्ट बढ़ती नहीं है प्रोजेक्ट की तब भी हमको रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रपोज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सप्लायर सेंड्स स्टील प्लेट इन ए ह्यूज क्वांटिटी टू ए कॉन्ट्रैक्टर। द फर्स्ट बैच वाज एक्सक्लूसिवली एग्जामिन्ड फॉर द थिकनेस एंड गेव ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.8। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्लेट की थिकनेस के लिए दिया हुआ है, ये वैल्यू है आपकी 1.8। द कॉन्ट्रैक्टर फिक्स दैट द नॉलेज ऑफ मीन विद इन ए रेंज ऑफ 0.5 टू इट्स ट्रू वैल्यू फॉर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 95% वुड बी सेटिस्फैक्टरी। कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि 0.5 की रेंज में यदि हमारी थिकनेस रहे तो ये हमारी सप्लाई क्या है, सही रहेगी। और उसके लिए 95% प्रोबेबिलिटी के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर जेड दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जेड दिया हुआ है। तो ये जेड इज इक्वल टू है अपना 1.96 और साथ में आपका ई जो है 0.5 मतलब यहाँ हो गया आपका मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर थिकनेस में ये आपको दी हुई है 0.5। निकालना क्या है अपने को, साइज ऑफ सैंपल।
साइज ऑफ सैंपल मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या साइज ऑफ सैंपल इज गिवन बाय आपका जेड सिग्मा अपॉन ई होल स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू 1.96, सिग्मा 1.8 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ एरर 0.5, इसका होल स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 49.78 मीन्स 50। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट? लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइंट वेंचर एंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज। ज्वाइंट वेंचर में दो या दो से अधिक पार्टीज क्या है, एक एग्रीमेंट पे जाती हैं या पूल बना लेती हैं और अपने रिसोर्सेस का और फाइनेंस का यूज करती हैं और अपना किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। ये इसमें दो पार्टीज या दो से अधिक पार्टी मिलती नहीं है, इसलिए ये कहलाती है सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर रेशियो ऑफ ए लेसिंग बार फॉर कंप्रेसर मेंबर शैल नॉट एक्सीड। स्टील में डिजाइन ऑफ लेसिंग रहती है, यदि आपका ये लेसिंग बार्स हैं दो कॉलम को ज्वाइन करने के लिए, तो इनका जो सिलेंडरनेस है लेसिंग फ्लैट का कोड में दिया है स्पेसिफिकेशन में कि आपका सिलेंडरनेस रेशियो आपका किसको बोलते हैं एल अपॉन आर फॉर लेटिंग फॉर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लेट गर्डर वेयर द लोड बियरिंग स्टिफनर एट सपोर्ट्स आर द रोल means of providing restraint against torsion, the moment of inertia of the stiffener about the center of the base plate I shall not be less than when the torsional restraint at the end of a plate girder is provided only by stiffeners, then moment of inertia about the central line of the base plate should be I should be greater than I should be greater than dqt divided by 250 into r divided by w। यहाँ पर d क्या है, डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, t क्या है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, आर क्या है, रिएक्शन एट सपोर्ट या रिएक्शन ऑफ वियरिंग, और डब्ल्यू आपका टोटल लोड ऑन द प्लेट गर्डर। ऑप्शन डी करेक्ट। Where the horizontal stiffeners are provided d in mm shall be taken as the clear distance between the horizontal stiffeners and tension flange. These vertical stiffeners shall be designed that I is not less than। ये भी प्लेट गर्डर का क्वेश्चन है और प्लेट गर्डर में हम वर्टिकल और इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके वर्टिकल स्टिफनर्स हो गए हैं। और इसमें साथ में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड किया है 2y डेप्थ, 5th डेप्थ पर। ये जो डिस्टेंस दी है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर से टेंशन फ्लैंज की डिस्टेंस d दी हुई है। इस केस में दोनों तो I की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वर्टिकल स्टिफनर should not be less than
फॉर्मूला है 1.5 डी क्यू अपॉन सी स्क्वायर। सी क्या है? क्लियर स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर्स। टी क्या है? मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड ऑफ द वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the live load for sloping roof with a slope of 15 degree where SS is not provided to roof is taken। ये क्वेश्चन विंड लोड के कोड से लिया हुआ है। यदि आपका रूफ पर एसएस नहीं प्रोवाइड किए हुए हैं तो कोड में दिया हुआ है कि 10 डिग्री का स्लोप हो, 10 डिग्री का स्लोप है तो यहाँ पर लाइव लोड कंसीडर करते हैं अपना 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि ये स्लोप बढ़ता है तो फिर लाइव लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्लोप बढ़ने से इस पर लाइव लोड कम अप्लाई करेंगे। एट द रेट ऑफ 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री इंक्रीज इन स्लोप। 15 डिग्री के लिए निकालेंगे 0.75 में से माइनस करेंगे, 0.01 डिग्री के लिए कम होता है तो आपका 15 डिग्री के लिए 15 माइनस 10 5 डिग्री के लिए आपका कम हो जाएगा 0.10। तो 0.75 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। In the analysis of structure by plastic theory, the following condition must be satisfied। ये किस क्वेश्चन है? यदि प्लास्टिक डिजाइन करते हैं यूनिकनेस थ्योरम से, यूनिकनेस थ्योरम में दोनों ही थ्योरम अपनी सेटिस्फाई होती है। लोअर बाउंड थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो जाती है और अपर बाउंड। और इससे एनालिसिस क्या आता है? आपका दोनों ही केस में करेक्ट आता है। तो इसमें आपकी तीनों कंडीशन फुल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी, मैकेनिज्म कंडीशन भी और यील्ड कंडीशन। इसलिए करेक्ट आंसर हुआ है अपना ऑप्शन डी। वाटर इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड ओवर ए प्लेट 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.8 मीटर वाइड। Calculate the Reynolds number. Take viscosity of water mu is equal to 0.01 Newton second per meter square. Reynolds number RE is equal to फॉर्मूला होता है रो यूनिट वेट ऑफ फ्लूड या मास डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लूड। यहाँ फ्लूड क्या है? वाटर। रो वी एल डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई म्यू। रो वाटर के लिए यूनिट वेट होता है, मास डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी दी हुई है 0.15 मीटर पर सेकंड। लेंथ प्लेट इसके ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ है 1 मीटर डिवाइडेड बाई डायनामिक विस्कोसिटी 0.001। इसको सॉल्व किया तो आ गया अपना 1,50,000। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंडीशन फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल इन ओपन चैनल फ्लो when the width and depth of the channel are B and D respectively and M is the hydraulic mean depth। रेक्टेंगुलर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल कब होगा? ये कंडीशन पूछी गई है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस विड्थ जो है बॉटम विड्थ है चैनल की वो है B और डेप्थ दी हुई है Y। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए
पहला क्या होना चाहिए अपना, डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इक्वल टू हाफ ऑफ द width, means y is equal to b by 2, और इसी को बोल सकते हैं b is equal to 2y। ये कंडीशन ऑप्शन ए में फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या रहती है आपकी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक HMD मीन डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ चैनल, डेप्थ ऑफ चैनल मीन्स m इज इक्वल टू d/2। ये दिया नहीं हुआ है इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stationary hydraulic jump occurs in a rectangular channel with the initial and secured depth being equal to 0.20 meter and 1.20 meter respectively. Estimate the energy loss. हाइड्रोलिक जंप से क्वेश्चन आया है, हाइड्रोलिक जंप। और हाइड्रोलिक जंप में जो एनर्जी लॉस होती है उसका फॉर्मूला होता है EL, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन 4y1 y2। सेकेंड डेप्थ दी हुई है 1.20, y2 हो गया, इनिशियल डेप्थ है 0.20 डिवाइडेड बाई 4y1 1.20 इंटू 0.2, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24.2, तो आ गया है आपका 0.24, मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0.96 बराबर 1.04 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the boundary layer over a flat plate kept parallel to the flow is laminar, determine the skin friction drag force निकालना है on the, determine the ratio on the front half of the plate to the rear half। बाउंड्री लेयर थ्योरी फ्लूइड मैकेनिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। एक फ्लैट प्लेट है जिसकी विड्थ b है और लेंथ l है। इसमें फ्रिक्शन ड्रैग जो आपका लीडिंग एज, ये है आपकी फ्रंट हाफ, तो ये है फ्रंट या लीडिंग एज, इसको लीडिंग एज बोलते, वही है ट्रेलिंग, तो रियर हाफ। तो फ्रंट हाफ में कितना ड्रैग फोर्स है, इसको मान लेते हैं FD1, और आपका जो रियर हाफ है इसमें कितना फ्रिक्शन ड्रैग होगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला केस ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में पहले हम फर्स्ट पोर्शन में ड्रैग फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद टोटल प्लेट पर ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे। टोटल प्लेट पर जितना ड्रैग फोर्स है उसमें से फर्स्ट हाफ का माइनस कर देंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा रियर हाफ का। रियर हाफ का मालूम चल गया, फर्स्ट हाफ का मालूम चल गया, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अब ये जो ड्रैग फोर्स है फर्स्ट केस में आपका फ्रंट हाफ के लिए आपका जो ड्रैग फोर्स है FD1
एफ डी वन इज इक्वल टू सी डी वन ड्रैग कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई फ्रंटल एरिया मतलब प्रोजेक्टेड एरिया रो वी स्क्वायर बाई 2। अब इसमें से ये ड्रैग कॉफिशिएंट है ये अपना सी डी, ये जो है लेमिनर फ्लो कंडीशन में इक्वल होता है 1.32 अपॉन अंडर रूट आर ई। आर ई रेनॉल्ड नंबर है। मीन्स क्या हुआ कि सी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर ई। तो सी डी एफ डी वन निकालते हैं। एफ डी वन मतलब ड्रैग फोर्स इन फ्रंट हाफ में ये हो जाएगा अपना 1.328 को इग्नोर करेंगे प्रोपोर्शनल में, तो ये आ गया सी डी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई का स्क्वायर रूट। फ्रंटल एरिया जो रहेगा वो लेंथ, अब फ्रंट हाफ ले रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी अपनी L/2 इंटू विथ। रो यूनिट वेलोसिटी और ये सभी क्या है पहले और दूसरे केस दोनों में ही क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। अब जो आरी है, आरी अपना किसके बराबर होता है? आरी होता है अपना VL अपॉन न्यू। इसका मतलब हो गया कि आरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो आर ई इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो फर्स्ट केस में अपना लेंथ कितनी है फ्रंट हाफ मीन्स L/2, तो एफ डी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई की जगह प्लेस करेंगे L/2 इंटू L/2 इंटू वी इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी 2 पर जाएगा तो आपका एफ डी वन इज इक्वल टू अंडर रूट 2/L इंटू BL/2 इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2। अब पूरी प्लेट में ड्रैग फोर्स निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि पूरी प्लेट में ड्रैग फोर्स जो है वो है आपका FD2। FD2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम इक्वेशन रहेगी लेकिन अब की बार आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट आर ई में लेंथ हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाएगा L इंटू बी और आगे क्या रहेगा रो वी स्क्वायर बाई 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये अपना था पहला इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो FD1 अपॉन FD2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना L V सब कैंसिल हो जाएंगे, रो वी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ नीचे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में अंडर रूट 2 और सेकंड इक्वेशन में है अपना 2। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर आपका आ जाएगा FD1 अपॉन FD2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये आ गया है FD2 टोटल प्लेट में। तो FD2 इज इक्वल टू आ गया अपना FD2 इज इक्वल टू आ गया है अंडर रूट FD1 मतलब फ्रंट टोटल प्लेट पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फर्स्ट हाफ पोर्शन से अंडर रूट टाइम्स ज़्यादा है। तो यदि रियर हाफ का निकालेंगे, रियर हाफ में मान लेते हैं रियर हाफ में जो फ्रिक्शन फोर्स ड्रैग
फोर्स है उसको मान लेते हैं एफ टी। तो टोटल ड्रैग में से फ्रंट ड्रैग को माइनस कर देते हैं। टोटल ड्रैग है अपना √2 एफ डी वन और फ्रंट ड्रैग है अपना एफ डी वन। तो इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका √2 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0.41 एफ डी वन। अब रेशियो निकालना है किसका? फ्रंट ड्रैग डिवाइडेड बाय रियर ड्रैग। फ्रंट ड्रैग एफ डी वन, रियर ड्रैग आपका 0.41 एफ डी वन। एफ डी वन कैंसिल हुए 1/0.41। इसको डिवाइड किया तो आ गया 2.41 और यही आपका आंसर रहेगा। यदि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मालूम हो, इस केस में यदि आपको ये रहे मालूम कि आपका एफ डी वन फ्रंट हाफ का रेशियो डिवाइडेड बाई एफ डी टू, ये आपका 1/2 फ्रंट हाफ और टोटल प्लेट पर जो ड्रैग है उसका रेशियो 1/√2 होता है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको कंसेप्चुअल ना करके सीधे आप यहाँ पर आ जाते और आप इसको कम समय में सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ये जो है आपका ऑप्शन बी है, ये कहलाता है यूलर नंबर। ये 5 नंबर हैं, ये अपने को हमेशा याद रहना चाहिए नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, यही अपना क्या कहलाता है? फ्रॉड नंबर। ऑप्शन सी अपना क्या है? करेक्ट हुआ। जो आखिरी ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ये कहलाता है अपना मैक नंबर। Thank you for watching the video.